नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा कार्यक्रम है विशिष्ट व्यक्तित्व और आज के इस कार्यक्रम में हमने इस मंच पर आज आमंत्रित किया है सुपरिचित रंगकर्मी और नाट्य निर्देशक सुश्री गौरी नीलकंठन मेहता को। अभी थोड़ी देर में हम गौरी जी को इस मंच के साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद जो उनका नाटक के क्षेत्र में, विशेषकर थिएटर के क्षेत्र में जो उनका काम रहा है, कार्य रहा है, उसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे, उन्हीं से जानेंगे। आइए मित्रों, सबसे पहले हम जो आज की हमारी विशिष्ट व्यक्तित्व है, अतिथि है गौरी नीलकंठन मेहता, थोड़ी देर में हम उनको इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते 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 गौरी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे इस मंच के साथ उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच के साथ जुड़ गए हैं और हम आपके बारे में और आपका जो काम रहा है, खास करके थिएटर के फील्ड में, उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है आपको आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे बुलाया और खुशी इसलिए हो रही है कि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। ज़्यादातर जब भी मैं बोलती हूँ तो मैं इंग्लिश में ही बोलती हूँ और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपने आप को व्यक्त कर पाऊंगी हिंदी में, तो मुझे और भी मज़ा आ रहा है इस बात पर। गर्व लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। एक इनफॉर्मल बातचीत है, एक अनौपचारिक बातचीत हम करेंगे और इसी बहाने जो आपने थिएटर के क्षेत्र में काम किया है और जो आपकी रुचियां शुरू से रही हैं, उसके बारे में हम आपसे ही जानेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप बहुत अतीत में जाना चाहेंगे, तो वास्तव में आप है कहाँ से और जो प्राइमरी एजुकेशन है आपका और जो प्राइमरी लाइफ है आपकी, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, उसके बारे में हमारे मित्रों को बता दीजिए। मैं खैर अपने फैमिली के बारे में बहुत कम बोलती हूँ, मगर ये आपने बोला तो मैं बताना चाहूँगी। बहुत इलस्ट्रियस फैमिली है और मतलब बहुत हम्बली बोलूँगी कि मेरे फादर अच्छे पोजीशन में रहे, राष्ट्रपति भवन में मैं पली बड़ी और थोड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा रहा। मेरी माँ की आंट एम.एस. सुब्बलक्ष्मी है, मेरी मम्मी की आंट। मेरी मम्मी की ग्रैंड अंकल एम.एस. सुब्रमण्य भारतीयर है, आप जानते होंगे उनके बारे में। जी 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 भारतीयर जी के बारे में उस जमाने में कोई नहीं जानते थे। तो ऐसा परिवार रहा। मेरे पापा इंडिपेंडेंस के पहले थे, तो जो भी सुना हमेशा राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र के साथ प्रति एक भावना और एक मतलब बहुत अच्छा माहौल रहा मेरा। और ऐसा माहौल रहा जो आजकल लोग समझेंगे कि कोई काल्पनिक माहौल रहा। मतलब मैं आपको व्यक्त भी नहीं कर सकती कि कैसा इतना सुंदर माहौल। तो क्योंकि इतना सुंदर और लिबरल माहौल रहा कि मेरे फादर एक बहुत बड़े सोशलिस्ट थे और जिनको मैं दादा जी बुलाती हूँ, वो वी गिरी थे और वो मेरे दादा ही रहे। और डॉक्टर प्रेसिडेंट वी गिरी वो एक बहुत बड़े विचारक थे और इस तरह से हमारे घर में हर चीज़ बहुत लिबरल था। मतलब आप म्यूजिक करिए, आर्ट करिए, ड्रामा करिए, पोएट्री पढ़िए या मतलब ऐसा ही माहौल रहा कि जिसमें मतलब इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर विथ माय मदर, विथ माय फादर। माय मदर वाज अ संस्कृत की प्रोफेसर। तो इस तरह से माहौल हमारा बहुत डीप कनेक्शन टू लिटरेचर, पोएट्री, म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड द लव फॉर द कंट्री, पेट्रियोटिज्म वाज वेरी डीप, वेरी डीप। मतलब वही मैंने सुना, वही मैं पढ़ी और मेरे फादर और मदर ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया म्यूजिक में और ड्रामा में और डांस में भी बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे कभी भी इस पे रोक नहीं रहा। तो यही मेरा जीवन का शुरुआत रहा। हाँ।
तो क्या क्या मैं शुरुआत में प्राइमरी में क्या क्या सब्जेक्ट्स क्या रहे आपके? मैं एक्चुअली सर मैंने सब्जेक्ट में लास्ट क्लास 11th एंड 12th में मैंने साइंस नहीं पढ़ा बिकॉज मेरे को साइंस बिल्कुल भाता नहीं था. आई हेटेड साइंस एंड आई टुक अप मैंने ह्यूमैनिटीज लिया विथ हिस्ट्री सोशियोलॉजी. वो मैंने कॉन्टेक्ट जिसे मैंने स्कूल में किया. फिर उसके बाद मैं स्टीफेंस गई, सेंट स्टीफेंस कॉलेज स्टीफेंस में मेरे को एडमिशन मिला एंड मैंने वहाँ हिस्ट्री पढ़ा. वो पढ़ने के बाद मैं चाहती थी मैं पुरातत्व विज्ञान पढूं. मुझे आर्कियोलॉजी में बड़ा शौक था और मैं आर्कियोलॉजी पढ़ने गई पूना में डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी में. मैंने वहाँ अपना पहला मास्टर्स किया और मैं म्यूजिशियन भी थी, गिटार सीखती थी, वेस्टर्न क्लासिकल गिटार. तो मैं चाहती थी कि मैं पीएचडी करूं ऑन द एवोल्यूशन ऑफ सितार, कि सितार कैसे और सितार और गिटार के कंबाइनेशन का मैं पीएचडी करना चाहती थी. बट मुझे ना तब उस टाइम मुझे कोई गाइड नहीं मिला, प्रॉपर गाइडेंस. तो फिर मुझे सेकंड स्कॉलरशिप मिला मास्टर्स के लिए अपना थिएटर पढ़ने के लिए. तब मैं थिएटर पढ़ने के लिए पहले मैंने म्यूजिक किया, फिर मैंने थिएटर किया. तो मैंने काफी कुछ पढ़ाई की, डबल मास्टर्स, डबल बैचलर्स एंड फिर देन आल्सो बिट ऑफ पीएचडी. तो पढ़ाई चलता रहा. हाँ, पीएचडी मैंने अपना जेएनयू में एनरोल किया एंड अभी उसको कंप्लीट करना है, बट मुझे लगता है कि आराम से करेंगे अभी. या तो क्या मैं क्या सब्जेक्ट पीएचडी का क्या सब्जेक्ट लिया है सर आपने? मेरा ना फोक फोक थिएटर, विमेन इन फोक थिएटर फॉर्म्स. क्योंकि जब मैं अमेरिका में थी अपना मास्टर्स किया मैंने, तो वहां मेरी बातचीत हुई कि हम क्या करें. तो एक प्रोफेसर ने बोला तुम ना इंग्लिश थिएटर इन इंडिया करो. तो मेरी बहसबाजी हो गई कि मैं इंग्लिश थिएटर इन इंडिया नहीं करूँ, इंडिया में नहीं करूंगी. बिकॉज मैं इंग्लिश वाला, आप तो समझते हैं मैं फ्रीडम फाइटर बैकग्राउंड से आई हूँ. तो मैंने कहा मेरा फ्रीडम फाइटर का बैकग्राउंड रहा है, आप नहीं समझ रहे, मैं इंग्लिश थिएटर वाला काम नहीं करूंगी, कॉलोनियल थिएटर नहीं करूंगी. नहीं तो मैं आप करूंगी तो मैं फोक थिएटर करूंगी और मैं फोक थिएटर पढ़ूंगी. तो मैंने छाओ फोक थिएटर पढ़ा. मैं छाओ आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट मैंने फीमेल परफॉर्मर्स हैं सरायकेला और खरसावां और मयूरभंज के जो हैं, हमारी प्रेसिडेंट भी मुर्मू भी मयूरभंज की हैं. मैंने वो फीमेल परफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा और मैंने 2002 में ये काम शुरू किया. और अब भी वही काम, अब भी मैं बहुत पढ़ती हूँ उसके बारे में. हर जगह जाती हूँ तो मैं छाओ के बारे में बात करती हूँ. मैं वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, वही मेरा टॉपिक रहा, फीमेल परफॉर्मर ऑफ सरायकेला एंड मयूरभंज. तो फिर आपने कैसे ये विचार कर लिया कि अब आप इसी में कंटिन्यू करेंगी और आपका रोजी रोटी का साधन भी यही बन पाएगा? तो क्या उसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं आई कोई? सर परेशानी तो बहुत आई, क्योंकि मैं जब अमेरिका में गई थी तब मेरे पास नौकरी था. मेरे को उन्होंने ऑफर किया था नौकरी एट मायामी यूनिवर्सिटी में नौकरी करती थी, मैं पढ़ाती थी, मेरा क्लास था और मेरे पास अच्छे पैसे भी कमा लेती थी. बट क्या होता है कि मेरे फादर एंड मदर बहुत यंग एज में गुजर गए. तो मैं चाहती थी मैं इंडिया वापस आ जाऊं अपने मैंने शादी कर ली थी कि मैं इंडिया वापस आकर मैं अपने हस्बैंड के साथ इंडिया में ही रहूं. तो जब मैं वापस आई पहले तो आप सोचिए नामुमकिन था, यहाँ आर्थिक वो बनाना इम्पॉसिबल रहा. मगर मैं डटी रही, मैंने कहा नहीं मैं करूँगी. बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया. उन्होंने ही इस कंपनी को बनाया, मेरा एक कंपनी था, उन्होंने ही कंपनी को फॉर्म किया कि कैसे इसको मार्केटिंग करना है. वो मार्केटिंग वाले हैं, एमबीए वाले हैं. उन्होंने उसमें मार्केटिंग और कैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे करना चाहिए, कैसे हमें स्कूल में करना चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग कैसे करना चाहिए 2006 में. और आप यकीन नहीं करेंगे सर, 2006 में हमारी बिलिंग 80 लाख रुपीस थी, ऑलमोस्ट अ करोड़. हमारी बिलिंग ऐसी आती थी. मतलब हम लोग तो शुरुआत से ही मेरा बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल वे में ऑफिस रहना, ऑफिस में एम्प्लॉयज़ और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो तो मैं अमेरिका से सीख के आई थी कि कैसे प्रोफेशनली कैसे करना है. और भगवान भी बहुत अच्छे थे और एक तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत अच्छे मिले. तो पहले साल ही हमारा 80 लाख 90 लाख ऐसे करके बिलिंग आता था और कई साल तक ऐसे ही हमारा बिलिंग किया. बहुत अच्छा गया हमारा बिलिंग. हाँ, तो मैं हमेशा ही इसको मतलब मैं लोगों को बोलती तो लोग यकीन नहीं कर पाते, बट सीरियसली मेरा घर
थिएटर से ही चला और चलेगा, और अब तो सप्लीमेंट्री है, मगर पहले इट वाज द मेन, इट वाज रनिंग माय हाउस। तो आप समझ सकते हो गुड़गांव में थिएटर से घर चलाना कितना इम्पॉसिबल है, और मैंने इसको साबित करके दिखा दिया। अब भी अगर कोई लोग बोलते हैं ना इससे पैसे नहीं बन सकते, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ आप लोग अलग अलग चीज नहीं सोचते हो, आप एक ही चीज सोचते हो। आप अलग अलग चीज सोचोगे तो होगा। आप ऐसे सोचोगे कि हम थिएटर करेंगे, हम सिर्फ एक्टिंग करेंगे, तो नहीं होगा। आपको अलग अलग चीज करना पड़ेगा इसमें, जो हमने पहले शुरुआत में किया। आप करोगे तो आपको डेफिनेटली पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इंडियन पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगा शुरुआती जिंदगी में, किस तरह का थिएटर को आपको अपनाना पड़ा? ताकि देखिए, थिएटर तो बिना ऑडियंस के चलेगा नहीं। जब तक कि ऑडियंस नहीं होगा आपके पास, लोग नहीं आएंगे, लोग देखेंगे नहीं, तब तक आपका थिएटर तो चलेगा नहीं। तो बिल्कुल नहीं। शुरू में क्या लगा आपको कि किस सर तरह जब के? मैं शुरू में आई आपको बताती हूँ, तो मैं इंग्लिश थिएटर करती थी तब मैं, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। एक तो मैं तमिलियन हूँ, और मैंने मम्मी से हमेशा तमिल में बात किया, पापा से इंग्लिश में, अम्मा से तमिल में, और स्कूल में इंग्लिश, देयर वाज हार्डली एनी हिंदी। तो मैं हिंदी मई तो तई तो ऐसे करके बोलती थी। जब मैं वापस इंडिया आई 2006 में अमेरिका से, तब मेरी हिंदी बहुत ही बेकार थी। मगर मैं जान गई कि अगर मैं हिंदी थिएटर नहीं करूंगी दिल्ली में, तो मैं हमेशा साइडलाइन हो जाऊंगी। मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को हिंदी थिएटर करना ही पड़ेगा। तो सर मेरे को हिंदी नहीं आता था, मैं हिंदी के अखबार मंगवाकर हिंदी पढ़ती थी, समझती थी, और पढ़ पढ़ के फिर मैं, मगर मेरे हिंदी के स्क्रिप्ट्स ना थोड़े हल्के होते थे, जैसे नाग बोडस जी के कृति विकृति, और जैसे मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, थोड़े फैमिली टाइप के नाटक मैं करने लगी। मैं ना बहुत सारे वेज में मैंने, क्योंकि मैं बहुत डीप हिंदी तो मैं उसको दिखा नहीं पाऊंगी। जैसे पहले तो मैंने गबन पढ़ा, मैं बहुत फनी इंसिडेंट क्या है, बात है? मैं गबन पढ़ी, पढ़ के पूरी किताब पढ़ ली। फिर मैं अपनी एक हिंदी टीचर थी मेरी, उनके पास गई, मैंने कहा मैम ये किताब तो बहुत अच्छी है, मगर गबन का मतलब क्या है? तो मैम मुझे वो इतना डांटी, बोली पूरी किताब पढ़ ली, अब मुझे पूछती कि शीर्षक का मतलब क्या है? तो तब तो गूगल वूगल था नहीं, तो आपको या तो वो शब्दाकोश जो भी आपका डिक्शनरी है उसी से देखकर, मगर मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं करूंगी और हिंदी नाटक करूंगी। क्योंकि अगर आपको गुड़गांव में उस समय सरवाइव करना था 2006 में, दैट इज 26 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो, आपको हिंदी नाटक करना ही होगा। क्योंकि यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो अंग्रेजी नहीं जानते, आपको उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी। ताकि आप, तो मेरे स्क्रिप्ट्स आप देखोगे उसमें थोड़ा हरियाणवी, थोड़ा पंजाबी, थोड़ा यू नो लोकल लोकल फ्लेवर बहुत होता है, मतलब बिल्कुल ही फोक नहीं, मतलब धीरे। फिर उसके बाद आफ्टर 16 साल के बाद मैंने अंग्रेजी नाटक करना शुरू किया, 16 साल के बाद, कि अब मैं अंग्रेजी नाटक करूंगी। तो ये अगर आप थिएटर वाले हो तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि दूसरा, आपको मैंने क्या किया कि मैंने फैमिली ड्रामा करके उसके साथ एक चिल्ड्रन नाटक भी जोड़ दिया, क्या ताकि बात? मम्मी पापा आएंगे तो फैमिली ड्रामा देखेंगे। फैमिली ड्रामा देखेंगे तो वो बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे? आप सोचिए बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे? नौकरानी के पास तो छोड़ नहीं सकते, राइट? क्योंकि 3-4 साल का बच्चा है। तो आपको ऐसे नाटक करने पड़ेंगे जिससे बच्चा को देखने लायक हो, मतलब ऐसे कुछ अश्लील बातें ना हो। तो ऐसे करके उसके साथ एक नाटक, छोटे बच्चों का नाटक भी जोड़ दो। तो 2 नाटक मैं करती थी, एक अडल्ट्स के साथ और एक बच्चों के साथ। ऐसे-ऐसे नए-नए चीज़ मैं लेके आई, ताकि ऑडियंस जो है बनी रहे। और उसके साथ जैसे एपी सेंटर शुरू हुआ, तो उसके साथ हम लंच थिएटर करते थे, कि थिएटर भी देख लो, उसके साथ लंच भी खा लो। तो ये सब नए-नए इनोवेशंस करके, नए-नए इनोवेशन लगा के मेरा ऑडियंस हमेशा रहा। मैं लकीली भगवान की दया से 300 सीटें में 250 सीट्स तो मेरे बिक जाते थे। क्या बात? अच्छी बात हो जाती थी। अब मैं देख रही हूँ, मैं अंग्रेजी नाटक कर रही हूँ, तो उसका अभी भी इतना टेकर्स नहीं है। मंडी हाउस में मैं नाटक अंग्रेजी का करती तो हाफ फुल जाता है, फुल नहीं जाता है, हाफ फुल, 3/4 फुल। मगर फिर भी अंग्रेजी नाटक भी अभी मैं क्या कर रही हूँ,
English writers in English country. Not English writers in English, but Indian writers in English. जैसे गुरचरण दास जी, वो लिखते अंग्रेजी में ही हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनको हिंदी आती नहीं है, वो अमेरिका में पले बड़े, तो उनका नाटक किया। तो जैसे महेश दत्तानी, वो भी लिखते इंग्लिश में। तो मैं ऐसे पकड़ती हूँ कि मैं कोशिश करती रहती हूँ कि ऐसे-ऐसे चेंज करती रहूँ अपने आप को, मोल्ड करती हूँ बहुत। मैं किसी भी चीज़ में ज़्यादा स्टिक नहीं करती कि यही करना है, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। नाटक अपीलिंग हो, लोग आएँगे, मैं करूँगी, मेरे को कोई क्या बात प्रॉब्लम है। खैर बीच में गौरी जी बताना चाहूंगा, हमारे साथ कई मित्र जुड़े हैं। हमारी वरिष्ठ लिटरेरी पर्सनैलिटी सरोजनी कौशिक जी आपका प्रोग्राम देख रही है, वंदना वाजपेयी जी कार्यक्रम देख रही है, वाह! विकेश निझावन जी बहुत अच्छे कवि साहित्यकार हैं, और वाह! मीनाक्षी जोशी जी बहुत अच्छी वाह! कवियत्री है, बहुत अच्छी कथाकार है, डॉक्टर रचना त्रिवेदी जी वो भी आपका कार्यक्रम देख रही है। मैं सभी मित्रों को का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वे जानते हैं इस समय हमारे साथ जुड़ी है गौरी नीलकंठन मेहता, जो बहुत अच्छी सुपरिचित थिएटर पर्सनैलिटी है, और अपने जीवन के बारे में और उन्होंने थिएटर के वर्ल्ड में क्या काम किया है, कितनी सफलता प्राप्त की है, उसके बारे में हम उनसे बात करें। मैं आपसे गौरी जी निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा और बीच में आइए अपने राइट साइड को, ताकि आप फ्रेम में आ जाओगी। इस साइड आइए, हाँ, इस ये साइड। ठीक है सर, ये ठीक नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इस साइड थोड़ा सा। इस साइड? ओके, हाँ ओके। जी, हाँ जी। तो सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको कभी लगा नहीं कि जबकि थिएटर में आपका इतना इंटरेस्ट था कि आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी कुछ ट्रेनिंग लेना चाहिए, ताकि और उसमें आपको कुछ लगा ऐसे क्या आपको? सर माफ कीजिएगा, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कभी जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तब ना थिएटर डायरेक्शन नहीं सिखा रहे थे, इतना स्ट्रांग नहीं था, एक्टिंग स्ट्रांग था, और मैं चाहती थी मैं डायरेक्टर बनूं। और सर मुझे तो घर बैठे बैठे मायामी यूनिवर्सिटी ने बुला लिया, ऊपर से स्कॉलरशिप भी मिल रहा था मायामी यूनिवर्सिटी में, और अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। मतलब मेरे को अमेरिका में फुल स्कॉलरशिप मिला, और रहने खाना सब कुछ जोड़कर मुझे $1200 पर मिलता था पर मंथ। और सर मेरी उम्र ऑलरेडी, मैं अमेरिका गई वॉज 29 years old, तो मुझे लगा नहीं, मुझे वहां जाना चाहिए। खैर अब भी मुझे बहुत मन करता है कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कुछ करूं या ना करूं, मगर मैं अभी सर ऐसे मैं अपने कामों में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि मैं थोड़ी शाई भी हूँ। मैं आपको सच्ची बोलूं तो मैं शाई पर्सन, सबसे मिलना जुलना, बैठ के बातें करना, वो सब मुझे थोड़ा मैं वापस आ जाती हूँ, काम करके मैं दौड़ के वापस आ जाती हूँ। और ये है, ये बात जरूर है क्यों। और मुझे सर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का काम बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि एक बात है, जो यहाँ से जो निकल के आते हैं वो ना थिएटर एक्टर्स हैं, तो जो नाटक करते हैं ना सर, वो सेट और लाइट पे ना ज्यादा ध्यान नहीं देते। सेट और लाइट बहुत सुंदर होना चाहिए, जैसे अमेरिका में होता है ना सर। सर मैं अपना, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे प्रोडक्शन 1.5 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपए तो ऑडिटोरियम, 90,000 तो ऑडिटोरियम का है, 60,000 तो सेट ही सेट लेके चला जाता है। उसके ऊपर से अगर खाना खिलाना सबको ये वो करके मेरा 2 लाख रुपए का तो खर्चा ही हो जाता है एक एक नाटक में। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये सब मेरा माइंड सेट में थोड़ा डिफरेंस जाता है कि नहीं, देखने में सुंदर होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए। और दूसरी बात मुझे लगता है कि प्ले राइट को आपको कॉपीराइट पैसे देने चाहिए। ये बहुत गलत बात है। आप तो खुद प्ले राइट है, कितना गलत गलत काम कर रहे हैं हम लोग कि हम उनका, हम, वो हमारी कहानी नहीं है, वो आपकी कहानी है जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये भी बहुत लोग करते हैं कि प्ले राइट की कहानी ले लेते हैं, मगर उसको क्रेडिट ही नहीं देते, उसको पैसे भी नहीं देते। तो ये चीज भी होना चाहिए कि प्ले राइट को उसके कॉपीराइट के पैसे मिलने चाहिए। ये सब चीजों का मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ। एंड थोड़ा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं अपना काम करके घर वापस आ जाती हूँ, मैं ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती, आई थिंक।
तो फिर क्या मतलब क्या रीजन है, क्या कारण है कि सर एक अभी अब कारण ये है जी, कि थोड़ा-सा मेरे को लगता है कि मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम मुझे लगता है, और मुझे हमेशा लगता है कि मैं थोड़ी अलग हूँ सोच में, और मेरे सोच में सब लोग क्या बैठ पाएँगे या नहीं, मुझे थोड़ा-सा आई फील, एक तो मेरा बैकग्राउंड हमेशा बहुत डिफरेंट रहा। उसकी वजह से भी आपको जैसे मैंने समझाया कि मेरे बैकग्राउंड में मेरे दादाजी प्रेसिडेंट एंड तो मैं हमेशा एक बहुत डिफरेंट माहौल में पली बड़ी, बहुत सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल। तो मुझे लगता है मैं हर जगह फिट नहीं कर पाऊंगी अपने आप को, तो मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, मैं थोड़ा सबके साथ बात करूँ। जैसे अगर आप मुझे वन ऑन वन बुलाएंगे तो मैं घंटों आपसे बात करूंगी, मगर बहुत बड़ा ग्रुप रहेगा तो मैं चुप हो जाऊंगी। यू नो तो उस वजह से भी थोड़ा मैं हमेशा ही थोड़ा बैकग्राउंड में रहती हूँ। हाँ, आगे सब लोग थोड़ा, एंड साउथ इंडियन में ना मद्रासी लोग थोड़े हमेशा ही चुप रहते हैं, थोड़ा पीछे रहते नहीं, हैं। फिर अब राष्ट्रपति भवन से कैसे मुक्त हो पाती थी, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह की वजह से सर तो आप बहुत ज्यादा सिक्योरिटी था, मगर एक बात था कि राष्ट्रपति भवन में तो बहुत सारे शोज आते थे, हम लोग देख सकते थे। बगल में हमारी अक्षरा थिएटर वाले थे, जलाबाला वाइद्या जी थी, और मंडी हाउस आपका आना जाना रहता था। और सर तब इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी फ्रैंकली। अगर आप घर से बाहर निकलोगे, मेरे पापा हम लोगों को बाहर कभी मतलब हमारे फादर हमको ऐसे कभी दिखाए नहीं किसी, मतलब हम तो अपने नॉर्मल कपड़े पहन के चले जाते थे बस में, तो किसी को पता ही नहीं चलता था। सिक्योरिटी पीछे से आ रही है तो आ रही है, मैं तो बस में चली जाती थी। गंधर्वा महाविद्यालय वगैरह बस में चले जाते थे, और सिक्योरिटी तब इतना प्रॉब्लम नहीं था। अब तो बहुत प्रॉब्लम्स है, तब इतना नहीं था सर। आप आराम से चले जा सकते हो, ऐसा कुछ अच्छा, इशू नहीं आपने था। किस किस बहुत बड़े नाटक से शुरुआत की है जो आपको लगा कि हाँ, यहाँ मैं अपने आप को थिएटर की दुनिया में अपने आप को साबित कर सकती हूँ? सर मैं बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, आई मस्ट से दैट। मैं जब अमेरिका से वापस आई तो मेरे को एक बहुत मन को भाने वाला एक नाटक है, टेनेसी विलियम करके, बहुत बड़े प्ले राइट है अमेरिकन। उनको नोबेल लॉरिएट नहीं मिला, बट ही शुड गॉट हैव गॉट द नोबेल लॉरिएट। तो उनका एक प्ले है द ग्लास मेनाजरी। वो मैं उसका डेब्यू करना चाहती थी, उससे मैं डेब्यू करना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि उसके छह छह मैं शोज करूं। और सर मैंने अपने प्रोफेसर सर को ईमेल लिखा कि मैं इसके साथ डेब्यू करना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला वेलकम टू डेथ, यू आर गोइंग टू डाई डूइंग दिस प्ले, क्योंकि सर वो इतना मुश्किल नाटक है करना। उसकी लाइट, उसका साउंड, उसका म्यूजिक, उसका पोएट्री, वो पूरा पोएट्री है। तो वो मैं आपको फिर से बताती हूँ, 6 दिन का नाटक एलटीजी में मैंने हायर किया। पहले दिन लोग आए, दूसरे दिन कम लोग आए, तीसरे दिन थोड़े कम और आए, चौथे पांचवे छठे दिन कोई नहीं आया, खाली। छठे दिन मेरे हस्बैंड बोलते तुझे क्या चाहिए, मैं बोल रही ना वो बहुत अच्छे मार्केटिंग पर्सन है, कहते तुझे लोग चाहिए कि तुझे पैसे बिकते। मैंने कहा अगर दोनों हो जाए तो अच्छा, कहते नहीं एक ही चीज होगा। तो मैं कहा ठीक है, लोगों को लेके आओ। तो सर बोलते अच्छा रुको तुम। वो गए, अपने पुराने स्कूल गए, और 3 बस लोड बच्चों को उठा के लेके आ गए, क्या बात है! 150 बच्चों को लेके आ गए, कहते अब नाटक देखो। तो मतलब वो नाटक को फिर पैसे रिकवर करते, क्योंकि मैंने अपना सारा सेविंग जो मैंने कमाया था। सर मेरे फादर और मदर तो गुजर गए थे जब तक मैं, और मेरे फादर मदर बिल्कुल ही पेट्रियोटिक थे, उन्होंने एक पैसा इधर का उधर नहीं बनाया, एक पैसा उधर का उधर नहीं। तो जो भी मेरे पास 5 या 6 लाख मैंने इकट्ठा करके रखे थे अमेरिका में, अच्छी सैलरी थी, वो सारा का सारा मैंने नाटक में डाल दिया। मेरी सेट ही कम से कम 2 लाख रुपए की थी, सारा, लाइट में, म्यूजिक में, ये में, वो में, ओरिजिनल म्यूजिक, पियानो स्कोर, ये वो। और मेरे को उसमें 50,000 रुपए भी नहीं रिकवर हुए। उसके बाद मैंने रिकवरी के लिए मैंने बहुत सारा नाटक किया ताकि वो पैसे रिकवर हो जाए, क्योंकि सेट तो बना हुआ था ना, उसको उठा उठा के हर जगह लेके करा, मगर हिम्मत नहीं हारी। नहीं, तो क्यों? नहीं, थिएटर में जिसने हिम्मत हारी वो हार गया। तो हाँ, फिर एक बार आप थिएटर को छोड़ेंगे तो फिर वो थिएटर आपको फिर उतना नहीं अपनाएगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी चाहिए, इसमें निरंतरता चाहिए, तभी आप थिएटर में सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जब आप अमेरिका में थी और फिर भारत आ गई तो क्या लगा आपको? क्वालिटी में
हमारे ड्रामा को, थिएटर को कितना और उसको डेवलप होने की आवश्यकता है? सर अमेरिका में भी डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही आसान है, बट अमेरिका में थोड़ा आसान इसलिए रहता है क्योंकि हम इक्विटी के पार्ट बन जाते हैं, हमारे ना यूनियंस हैं, तो हम यूनियन के पार्ट बन गए। जैसे मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं हो सकता है कि मैं डायरेक्टर्स यूनियन की पार्ट बन गई, तो मुझे सैलरी फिक्स्ड हो जाएगा अगर मैं इक्विटी इक्विटी के पार्ट हो गई। या एक्टर की इक्विटी होती है तो मेरे को पता है कि मेरे को $3,500 या $4,000 हर महीना मिलेगा। $4,000 एक छोटे शहर में काफी ओके ओके ओके। और तो एटलीस्ट हमें ये पता है, अगर मेरे को ये पता है कि मुझे नौकरी भी मिल जाएगी एज एन आर्टिस्टिक डायरेक्टर इन सम थिएटर कंपनी, तब भी मेरे आई मीन इफ आई एम इन न्यूयॉर्क आई विल गेट $7,000 8,000, और इफ आई एम इन अ स्मॉलर प्लेस एटलीस्ट थोड़ा जरिया है कमाने, मतलब मनी के लिए। मगर यहाँ तो बिल्कुल भी मतलब आपको खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ, आपको कोई जरिया नहीं है। आप कोई मतलब अनलेस एंड अनटिल हम सब डायरेक्टर्स मिलके एक इक्विटी बनाते हैं, सोचते हैं कि हमें यूनियन करनी पड़ेगी, यूनियन बनाना पड़ेगा कि काम हम सब लोग साथ में लें, साथ में करें, वो थोड़ा तभी हो पाएगा। वहां इक्विटी है तो थोड़ा आराम रहता है, सबको अपना अपना शेयर मिल जाता है। एक आदमी लेगा भी काम, बड़ा काम, तो सबको अपना अपना छोटा छोटा हिस्सा मिल जाता है उससे। वहां थोड़ा तो आसान अच्छा, है। पर्सनली आपको क्या लगा, कौन से नाटक आपने पसंद किए हैं डायरेक्ट करने में? क्योंकि इंडिया इतना बड़ा वास्ट कंट्री है और यहाँ पर आप कहीं भी जाइए आपको फोक ड्रामा मिलेगा, फोकलोर मिलेगा, और अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलेगा, और अलग अलग फ्लेवर का मिलेगा। तो आपको क्या लगा कि आप किसके करीब ज़्यादा रही? सर मैं बताऊं सच्ची तो मेरे सबसे नजदीक ग्लास मेनाजरे भी नहीं है, वो है कृति विकृति नाग बोडस जी का। वो हिंदी में लिखे थे और इतना बढ़िया नाटक है, इतना बढ़िया, मतलब मुझे सच्ची में पढ़ी उसको, जब मैं पहली बारी उसको पढ़ी मेरे को लगा कि ये कुछ और ही लेवल का सोचते हैं, बिल्कुल मॉडर्न, मतलब वो कंटेम्प्रेरी सोचते 20 साल पहले। फिर उनको ढूंढने की इतनी कोशिश की, उनका घर तक चले गए किसी को भेजकर, वो मिले ही नहीं, मिले ही नहीं। और तब कोई गूगल इतना वो नहीं था। फिर अभी 20 साल के बाद उनकी बेटी मिली हुई है, उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, एक ही नहीं लिखा है, काफी लिखे हैं। और मैं पता नहीं उनकी लिखावट से कुछ ज्यादा ही प्यार है, तो मैं उनका नाटक जो है कृति विकृति, वो मैंने कम से कम 25 30 40 बारी कर लिया है अब तक, क्योंकि पता नहीं उसको हमेशा पढ़ती हूँ तो बड़ा फेमिनिस्टिक भी नहीं है, एक मतलब मैस्कुलिनिस्टिक भी नहीं है, एक रिलेशनशिप स्टोरी है जो सब लोग पसंद करेंगे। तो वो मैं बार बार मैं हमेशा उनके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरा हिंदी नाटक का शुरुआत किया, वो मेरे क्या गाइडिंग बात! फोर्स हैं। मतलब जैसे बोलते हैं एक प्ले राइट आपका हाथ पकड़ पकड़ के आपको लेके जा रहे हैं। मैं उनको नहीं जानती, मैं उनसे मिली नहीं, मैं उनसे अगर आज मेरे सामने होते तो मैं उनसे बातें करती, उनसे पूछती कि आप कैसे लिखे, मगर खैर वो नहीं रहे। मगर वो अब भी मैं उनको पढ़ती हूँ तो मेरे को तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई काश वो मेरे पास होते और मैं उनसे बातें कर सकती थी। कोई कोई स्क्रिप्ट होता है ना, उसमें लैंग्वेज की वो नहीं होती है, वो एक प्ले राइट की बात होती है। इसलिए मैं बोलती हूँ प्ले राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम डायरेक्टर सेकंड है। क्योंकि हमारे अमेरिका में भी यही बोलते हैं, प्ले राइट नंबर 1, डायरेक्टर नंबर 2, एक्टर नंबर 3। मगर यहाँ उल्टा ही है, एक्टर नंबर 1 हो जाता है, डायरेक्टर नंबर 2, प्ले राइट नंबर 3। मगर ऑल ओवर द वर्ल्ड प्ले राइट इज नंबर 1, बिकॉज इट इज हिज आइडिया, इट इज हिज स्टोरी। आपको प्ले राइट से बात करना पड़ेगा, अगर वो जीवित हैं तो उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि क्यों लिखे थे ये सब, ये बात। वैसे इंडिया में बहुत सारे, देख लीजिए, गिरीश कार्नाड को ले लीजिए, बादल सरकार को लीजिए आप, वहाँ से विजय तेंदुलकर को लीजिए, इसी तरह से हिंदी में मोहन राकेश को ले लीजिए, लक्ष्मी नारायण लाल को लीजिए। बहुत सारे ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने बहुत बड़े 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 बहुत अच्छे नाटक दिए हैं। और डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा युग, अब अंधा बताइए कितने उसके शोज हुए हैं। तो इनको देखते एक्चुअली हुए आपको क्या लगा कि इस तरह के नाटक भी आपको करने चाहिए? सर मैं सच्ची बोलूं तो एक नाटक को पढ़ती हूँ पहले, जैसे अगर आपका भी मैंने कुछ पढ़ा है तो मैं पढ़ती हूँ उसको, पढ़ते पढ़ते तो 1 साल लग जाता है।
मैं इतने जल्दी नाटक नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत डीप में जाना होता है। उसको पढ़ती हूँ, उसको समझती हूँ, फिर उसकी कास्टिंग करती हूँ, फिर उसको समझती हूँ। और जो नाटक बहुत बारी हो चुका ऑलरेडी है, उसको मैं दोबारा करने की मेरे को मन नहीं करता है कि वो हो चुका है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, कम ऑन, अंधा युग, गिरीश कर्नाड के तुगलक, ये सब तो कल्ट है, ये सब तो कल्ट नाटक है। हाँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा क्यों ना थोड़ा ऑफबीट नाटक देखूं, कोई ऐसे कलाकार, ऐसे भी लोगों को देखूं। मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ जो साहित्य कला अवार्ड विनर्स है ना, उनको मैं उनके लाइब्रेरी में जाके ढूंढ लूं। रीजनल नाटक मुझे बहुत पसंद है, जो रीजनल लिखते हैं ना, उड़िया में लिखते हैं जो हिंदी में ट्रांसलेट हुए हैं, या कश्मीरी में लिखते हैं जो ट्रांसलेट हुए हैं, वो बहुत पसंद है मुझे, रीजनल नाटककारों का करना काम अच्छा अच्छा, लगता है। देखिए इंडिया में इतनी वैरायटी है, हमारे यहाँ फोक ड्रामा जो है, फोक जो जिसको लोक नाट्य कहते हैं, बहुत ही उसकी बहुत अहम भूमिका रही है हमारे नाटकों के और इस क्षेत्र में शायद। तो उस पर भी आपने काम किया है? जी हाँ। जी हाँ, मैंने बहुत फ़ोक नाटक पे काम किया है, वो मेरा एक मनपसंद सब्जेक्ट भी है। मैं खुद फ़ोक नाटक नहीं करती, क्योंकि मैं एक्चुअली, मेरे पैर ठीक नहीं है, तो मैं वैसे डांस भी नहीं कर पाऊँगी या मैं ऐसे परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगी। बट हाँ, मैं उसको प्रोत्साहित बहुत करती हूँ, उसके बारे में हर जगह बात करती हूँ, और मैं स्पॉन्सर भी करती हूँ कोई, क्योंकि सर मैं ना बड़े शहरों से लोगों को कम स्पॉन्सर करके, वो जो लोक नाटक जो लोकल रीजन में हुआ है उनको स्पॉन्सर करती हूँ। जब भी कुछ मिलता है उनको उनको बुलाती हूँ, उनको पैसे देती हूँ। ये सब अपने पैमाने में मैं जरूर करती हूँ। तो फोक नाटक का और मैं इग्नू में भी पढ़ाती हूँ, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में फोक एंड कल्चर थिएटर डिपार्टमेंट में भी मेरी क्लासेस चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जब भी होते हैं मेरे को बुलाते हैं, मैं उनको लिए भी करती हूँ। डेफिनेटली फोक थिएटर मेरे लिए बहुत ज्यादा रुचि में सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा रुचि में। सर वास्ट तो इतना है कि एक एक जीवन में खत्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखें तो मैं अगर एक नाटक भी हर महीना करूं, जो मैं पहले करती थी, पिछले साल मैंने एक एक नाटक हर महीना किया, सर बॉडी में बहुत टोल रहता है, क्योंकि आपका शरीर बहुत थक जाता है, क्योंकि बहुत फिजिकली आपको करना पड़ता है। अगर 2 महीने में भी 1 नाटक करोगे तो आप 6 ही नाटक साल में कर सकते हो। आपको कभी-कभी रिपीट भी करना पड़ता है। तो हमेशा नया नाटक करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आपको पुराने भी रिपीट करने पड़ते हैं। तो इसीलिए आपके रेpertoire, आपका जो बेस रहता है उसमें आपके पास 10-15 रहते हैं जो आप बार-बार करते हो। फिर आप एक नया जोड़ते हो, फिर आप नया जोड़ते हो। ऐसे चलता है। सॉरी, सॉरी सर। तो गौरी जी, एक चीज बताइए, जो थोड़ा सा चिंता की बात इसलिए है कि अभी हम भारत में थिएटर को पूरा प्रोफेशनली डेवलप क्यों नहीं कर पाए। उसके एक दो एस्पेक्ट है। जैसे एक तो हम नाटक के लिए, जैसे सिनेमा के लिए हमेशा हमारा ऑडियंस तैयार रहता है कि कब कौन सी फिल्म आएगी, किस एक्टर की आएगी, वो देखने जाते हैं। लेकिन ये जज्बा हमें थिएटर में नहीं देखने को मिला, क्योंकि वो बात नहीं, वो पैशन नहीं है। और थिएटर को हम प्रोफेशनली उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी नज़र में क्या, आपको क्या लग रहा है, इसके हर्डल्स क्या हैं, या इसमें सुधार करने की क्या गुंजाइश है? एज ए थिएटरिस्ट, एज ए थिएटर एक्सपर्ट, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सर मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ इसमें क्या गुंजाइश है। एक तो ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग होती है, खैर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है। उसमें तो खैर कम बच्चे को सिलेक्शन होती है, आप जानते हैं। उसमें से 10-12 बच्चे या 20-30 बच्चे ही होते हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप भी मिलता है। बाकी जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होती है वो थिएटर मैनेजमेंट नहीं सिखाते, बाकी चीजें नहीं सिखाते, कॉर्पोरेट थिएटर नहीं सिखाते। आपको ना थोड़ा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, जैसे अमेरिका में कम्युनिटी थिएटर, मॉडर्न, वो नुक्कड़ नाटक, और इसी में बेचारे बच्चे बाहर निकलते हैं तो नुक्कड़ नाटक में फंस जाते हैं। चलो 50-50 रुपए, 100-100 रुपए, 500-500 रुपए, ऐसे करके छोटे उसमें रह जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए। AI इन थिएटर, मल्टीमीडिया इन थिएटर, ये सब थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स एक तो ट्रेनिंग लेवल पे होने चाहिए। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर ऐसे लोग सोच रहे होंगे, मगर वो जो सोचेंगे और उसको करने में आपको जल्दी जल्दी डिसीजंस लेना पड़ेगा। जैसे अभी इग्नू में अगर हम एक
बोलते हैं ये करने के लिए, तो गवर्नमेंट लेवल में इम्प्लीमेंट करके जब तक आता है टाइम लग जाता है, वो होता है मगर टाइम लग जाता है। मगर प्राइवेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट स्कूल्स हैव टू, जो ड्रामा स्कूल्स विल हैव टू डू इट। वो प्राइवेट कॉलेजेस जो है बहुत फीस हाई है उनकी, उनकी फीस थोड़ी कौन 15,000 रुपए पर महीना कौन माँ बाप देगा थिएटर के लिए, आप समझे उसको ना, थोड़ा आपको सब्सिडाइज करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जहां रहा नाटक, आप जब बाहर निकलते हो, आपकी ट्रेनिंग अगर थिएटर एक्टिंग में है, तो आप ऐसे मत करो ना। बच्चे क्या करते हैं, हमने उनको कास्ट कर लिया, उनको फिल्म मिल गया, फिल्म फिल्म के लिए थिएटर को छोड़ के भाग जाते हैं। दिल से मैम हमारा ना, हमारा एक फिल्म आ रहा है, हम नाटक नहीं कर सकते, तो हमारा क्या होगा अब कमिटमेंट। दैट ऑल्सो दे शुड रियलाइज कि हमारी भी कमिटमेंट है, थिएटर वाली कमिटमेंट एक्टर को करना पड़ेगा, उसके साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि देखो यू हैव टू परफॉर्म इन सच अ डे, आप हमारा नाटक नहीं छोड़ सकते। मौखिक रूप पे नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनली होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम अमेरिका वगैरह में प्रोफेशनली हम लिख के देते हैं कि हम करेंगे ये काम। दैट इज द सेकेंड थिंग, इट शुड बी मोर प्रोफेशनल बिटवीन द एक्टर एंड द डायरेक्टर एंड द थिएटर कंपनी, प्रॉपर प्रोफेशनल बात होनी चाहिए। थर्ड, ये है आपका जो आउटपुट है वो देखने में विजुअली अपीलिंग होना चाहिए। विजुअली इट शुड लुक नाइस, इट शुड लुक अपीलिंग। ये नहीं कि भाई आपने बिल्कुल सूखा सूखा आपने कॉस्ट्यूम में बना दिया, मगर देखने में सूखा सूखा सा है, मतलब आपको आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ, डब्बा डाल दिया, दो डब्बा डाल दिया, दो डब्बा डाल दिया, लाइट डाल दिया, लाइट डाल दिया, क्योंकि आप चाहते हो कि जितना पैसा हम बचाएं उतना बचाएं। ऐसे मत करिए, थोड़ा इन्वेस्ट करिए, थोड़ा विजुअली अपीलिंग करिए। मैं थोड़ा ज्यादा ही कलर एंड लाइट में बिलीव करती हूँ, ये वो ऐसा वैसा, बट आप करिए ये, अगर हम ये सब करेंगे तो थोड़ा ये तीन अगर हम करेंगे तो इट विल बी बेटर। एंड और ये अगर आप हम सोच के जाएंगे कि थिएटर पैसा नहीं देगा, थिएटर पैसा नहीं देगा, तो वो गलत है, क्योंकि थिएटर कभी नहीं मरेगा सर। कैसे मर सकता है? 3,000 साल पुराना इंडस्ट्री है। ग्रीक थिएटर से हम शुरू होते हुए आ रहे हैं, हम कैसे मरेंगे? मैं हमेशा बोलती हूँ मैं तो नहीं मरूंगी, बाकी सब मर जाए मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं नहीं मरूंगी। कैसे? तो हमें अपने आप को भी बहुत प्रोत्साहित करके रखना पड़ेगा। ऐसे जैसे मीटिंग्स हो रहे हैं ऐसे बात करना पड़ेगा। मैं खुद बोल रही हूँ मैं शाई हूँ, बट मेरे को खुद भी अपने कोकून से निकल के बात करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, ताकि लाइक माइंडेड लोग आएंगे तो बच्चे भी बहुत प्रोत्साहित होंगे इसमें। जरूर। अच्छा, कभी कभी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं आपके, जैसे आप थिएटर बना रहे हैं, कोई नाटक बना रहे हैं, तो एक दो कैरेक्टर्स वो एकदम उन्होंने मना कर दिया, या वो किसी जरूरी काम से कहीं उनको जाना पड़ा, तो देन एट दैट टाइम हाउ डू यू मैनेज, किस तरह से आप उसको संभाल पाती हैं एज अ डायरेक्टर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ पीपल्स पर्सन। ओके, मैं बहुत ज्यादा पीपल्स पर्सन नहीं हूँ, तो मैं बहुत लोगों को जानती नहीं। मैं वो भी एक और रीजन है, जब मैं पहले, अब तो मैं थोड़ा 1 साल 2 साल 1 साल से थोड़ा सॉफ्ट हो गई हूँ। एक तो आपको ना जैसे कुछ हो जाता है कभी किसी चीज में, कोई किसी कोई चला जाता है, कोई रखना है, आपको बैकअप रखना पड़ता है। आपको हमेशा बैकअप रखना पड़ता है। ये चला गया तो ये चला गया तो ये चला गया तो ये। बाकी सब थिएटर कंपनीज में बैकअप्स है, बिकॉज वो कंपनी सर दे आर ग्रुप्स। मेरा ग्रुप नहीं है, मेरा कंपनी है। तो ग्रुप में क्या होता है, उनको पता है कि एक आया तो दूसरा है, वो देख रहा है, वो बैकअप है। तो सारे ग्रुप्स में एक बैकअप रखते हैं। आपको बैकअप रखने से होता है। हाँ, मेरे को अब खैर आई डोंट थिंक आई विल हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट कोविड में बहुत प्रॉब्लम्स आए, कोविड के बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स आए। पहले कोविड के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। कोविड के बाद तुरंत बाद जब खुला, तो लोग सोचने लगे कि अब तो हमारे पास, हम फतेह कर लिया, हमने हर चीज फतेह कर लिया, हमें एक नाटक नहीं मिलेगा, हमें 10 नाटक मिलेगा। आप समझ रहे मेरी बात? एक्टर्स सोचने लगे कि क्या है, क्या फर्क पड़ता है, बट वो गलती में चले गए, क्योंकि अब वो वाला काम भी छूट गया है। तो अब पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर दिस थिंग। मैं अगर बोलूं तो मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहती, अब मैं भी थोड़ा कम काम, मगर ताकि मेरे पास भी ऐसे बैकअप्स हो, ऐसे हो, और प्रॉपर तरीके से हम गए। एंड ऑल्सो सम लिटिल पेमेंट इफ आई कैन गिव द एक्टर, आई वुड लाइक टू डू दैट, सो दैट इफ आई कैन गिव द पेमेंट, फिर वो बंधा रहेगा ना मेरे साथ।
कि अच्छा, मिला है। आप तो गौरी जी खुद अच्छा अभिनेत्री आप भी रही हैं, आप भी हैं, नाटकों में काम करती हैं और हाँ। साथ में आप नाटकों का निर्देशन भी करती हैं, उसको प्रोड्यूस करती हैं। तो जब आप किसी बहुत बड़े नाटक में खुद काम भी कर रही हो और उसका डायरेक्शन भी कर रही हैं, तो कैसे आप उसको कोऑर्डिनेट कर सर पाती हैं? मैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तभी मैं एक्ट करती हूँ। नहीं तो मैं एक्ट बहुत अच्छी एक्टर हूँ, बहुत ही बढ़िया। बट मुझे एक्टिंग पसंद नहीं है और मुझे सेल्फ डायरेक्शन और भी घटिया लगता है। मैं यहाँ कहाँ खड़ी हूँ, कहाँ नहीं खड़ी हूँ, आप समझ रहे हैं? मेरे को कोई मेरे को देखेगा और बोलेगा वो ज़्यादा मुझे मेरे को आदत है कि एक डायरेक्टर है और मुझे बोल रहा है। तो मुझे अगर बहुत ही मतलब आई डोंट हैव अ से, बिल्कुल ही मतलब, या वो रोल मुझे इतना अपील करे, जैसे एक असगर वजाहत जी का गांधी एट गोडसे डॉट कॉम, उसमें कस्तूरबा गांधी का रोल था, जो आते ही नहीं है, एक ही सीन में आती है, पीछे से बोलती हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मुझे ही करना है और कोई नहीं करेगा। तो मैंने अपने एक्टर्स को बोल दिया था वो मैं करूंगी, और मेरे को बैक स्टेज करना है, मेरे को स्टेज में भी नहीं करना है। तो मैं ज्यादातर अवॉइड करती हूँ, जितना हो सके मैं अवॉइड करती हूँ। मगर अगर बिल्कुल, क्योंकि सर एक और बात है, मैं लाइट्स करती हूँ, मुझे लाइट्स में, लाइट कौन करेगा बताइए? अगर मैं क्या बात है! नाटक करूंगी, नाटक मैं करूंगी तो लाइट कौन करेगा? क्योंकि मुझे पता है ना सर, एंट्री एग्जिट म्यूजिक ये वो। तो इसीलिए मैं ज्यादातर अवॉइड करती हूँ। तो मैं किसी को ट्रेन कर सकती हूँ, आजकल तो इतने सर सब लोग एक्टर बनना चाहते हैं, एक और एक्टर की जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है। यू नो, तो आई प्रेफर डूइंग लाइट्स एंड सेट, क्योंकि सेट्स के लिए चाहिए ना आपको कोई, और लाइट्स के लिए आपको कोई चाहिए, फिर तो आपका शो ही खराब हो गया। तो मैं बहुत ही मतलब रिलक्टेंटली करती हूँ, और अगर किसी ने बोल दिया तो मैं मना ही करती हूँ, पहले पहले मैं मना कर देती हूँ। और सर बहुत सारे लाइन्स याद करने पड़ते हैं एक्टिंग में, ओए, वही तो बहुत कठिन है। सबसे कठिन बात ये है, और मैं भूल जाती हूँ मेरी एंट्री एग्जिट। और ऊपर से मैंने जैसे आपको बोला मेरा पैर थोड़ा खराब है, तो मेरे को डर लगा रहता है मैं गिर ना जाऊं, स्टेज पे ना गिर जाऊं। तो ये सब लेकर, बट हाँ मैं हूँ बहुत अच्छी एक्टर, दैट आई नो, दैट आई डेफिनेटली नो। बट मेरे को इतना नहीं, वो नहीं है, आई एम नॉट मेरी इंटरेस्टेड उस इन नहीं, उसके लिए तो दैट। आपके लिए एक ताली, 2-3 ताली चाहिए नहीं, ज़रूर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड फ्रैंकली। मैंने बहुत किया भी, और मैंने फिल्म भी किया। मैंने जैसे आपको हंसी में बोला था, मुझे हमेशा मलयाली नर्स बना देते थे या साउथ इंडियन बना देते थे। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। जब भी अभी भी रिसेंटली एक फिल्म का ऑफर आया था, जिसमें मैंने बोला था, डायरेक्टर ने फोन किया कि आपका रोल पक्का है, मैं कहा मलयाली नर्स, कहता हाँ आपको कैसे पता? मैंने कहा मेरे को पता है, मैं करूंगी नहीं। क्योंकि सर क्या वही चीज बहुत किया, अब नहीं करना चाहती। या, अब नहीं मैं और बहुत को हुँ, जी, गो जी, अहेड सर। जी, जी। हाँ, बोलिए सर, नहीं नहीं, बोलिए। किसी बहुत अच्छी फ़िल्म के लिए कोई ऑफ़र तो आया होगा ज़रूर? सर एक्चुअली क्या है ना, ऑफ़र तो आता है, मैं आपको सच्ची बोलूँ, ऑफ़र आता है, मैं ऑडिशन के लिए भी जाती हूँ। मगर जो लोग जो ऑडिशन लेते हैं और जो फाइनल करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। एक दिन मतलब जैसे अभी मैंने कर दिया, दूसरा भी कर दिया, तीसरा भी कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड सब हो गया। बट जब तक वो फाइनल करते हैं आपको, कैरेक्टर एक्टर को, मेरा मेन एक्टर कभी नहीं आया, कैरेक्टर एक्टर ना, सेकेंडरी एक्टर, वो 1 महीना, 2 महीना लटकाते हैं। मगर मेरा काम का क्या होगा? मेरे थिएटर का क्या होगा? सर मैं भी तो प्रोफ़ेशनल हूँ, मैं भी तो प्रोफ़ेशनल हूँ। मैं वेट थोड़ी ना करूँगी 2-2 महीना कि वो डायरेक्टर मुझे बोलेगा आपको मैंने ले लिया। मुझे ये बात पे अच्छा नहीं लगता कि आप इतना टाइम क्यों लगाते हो? और ये इंडिया में ही होता है सर, अमेरिका में इतना टाइम नहीं लगाते। वो तुरंत बता देते हैं आपको, 1 हफ्ते में या 10 दिन में आपको बता देते हैं कि आपका काम पक्का है, ये दिन में आना है, ये दिन में नहीं आना। मगर इंडिया में क्या करते हैं कास्टिंग वाले, कास्टिंग, पहली बात तो कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत गलत काम करते हैं। आपको बुला लेते हैं, फिर आप क्योंकि आप वेल नोन फेस हो, आपके थ्रू और भी आ जाते हैं, ओ गौरी मैम आ गई, गौरी मैम आ गई, चलो गौरी मैम आ गई। उसके बाद वो आपको चलो पहला बुलाया, सेकंड बुलाया, थर्ड, मगर टाइम क्यों लेते हो? जल्दी बता दो, बता दो नहीं। सर अगर मुझे नो बोल दोगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे को बुरा थोड़ी ना लगेगा। मेरे तो काम है ना सर, मैं अपना नाटक नहीं छोड़ सकती। तो लास्ट मेरा काफ़ी ऐसे ही बात हुआ था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट दे वर नॉट विलिंग टू टेल मी द डे। तो मैंने कहा मेरा शो फिक्स्ड है नाटक का, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकती। सर मैं फ़िल्मों के लिए नाटक को नहीं छोड़ सकती, नहीं, दैट नहीं, आई बहुत कांट। बहुत नहीं, नहीं, वो तो ये देखिए थिएटर आपका पैशन है और ये ये मेरा इसमें आपने प्रोफ़ेशन है।
हाँ प्रोफेशन है और आपने पूरा अपना जीवन समर्पित किया है हाँ, थिएटर के लिए। समर्पित किया है सर, मैंने इसमें समर्पित किया है, मेरे पैसे लगे हैं, मैंने अपना ऑडिटोरियम बुक कर लिया है, मेरे सेट वाला बैठा हुआ है, मेरा डिजाइनर बैठा हुआ है, मेरे टिकटें बिक रही हैं बुक माई शो में। तो ये थोड़ी ना कि मैं फिल्म में आ जाऊंगी बिकॉज ऑफ दिस। या तो आप मेरे को पहले ही बोल दो ताकि मैं अपना थिएटर का काम थोड़ा पोस्टपोन कर दूंगी। और मैं इतना लाइन में, आई मीन ऑफ कोर्स अब मैं लाइन में लगना नहीं पड़ता, थैंक गॉड। भगवान की दया से मुझे बुलाते और एसी कमरे में बिठाते और खाना खिलाते और चाय पिलाते और सब बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली करते हैं, बट मेरे को जल्दी नहीं बोलते, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, ये आपने तो इंडिया में। खुद भी कुछ कुछ नाटक लिखे होंगे जो जिसका हाँ सर, प्रोडक्शन मैंने आप लिखा। जिसका हम्म, प्रोडक्शन आपने खुद किया है, क्या हाँ एक्सपीरियंस रहा है आपका? सर, एक्चुअली मैं ज्यादातर लिखती नहीं हूँ, मैं बच्चों के लिए लिखती थी, थोड़ा सा बच्चों के लिए। तो मैंने जैसे क्या हुआ कि कैनवस लाफ क्लब जो है हमारा, कैनवस लाफ क्लब, उसमें उन्होंने बोला था मुझे कि हम प्रीमियर करना चाहते हैं, आप प्लीज एक कॉमेडी लिखिए। तो मैंने एक कॉमेडी लिखा। और कॉमेडी लिखते फिर मैंने एक और लिखा भी थोड़ा गंभीर तरीके से। तो उसमें क्या है कि मैं जो है यूजुअली कंटेम्प्रेरी गुड़गांव, लिविंग इन गुड़गांव, जिसमें एक हरियाणवी जाट भी है, एक साउथ इंडियन, एक मतलब साउथ एक्सटेंशन की लेडी भी है, और एक देहरादून का कॉल सेंटर वाला लड़का भी है, एक कश्मीरी माइग्रेंट का लड़का है जो आया हुआ है, ऐसे करके स्टोरीज वीव करके। तो इट्स कॉल्ड पीपल लाइक पीपल लाइक अस, ऐसे करके मैंने बहुत सारे लिखे हैं। एक लिखा, एक कैरियर है। तो मैं टॉपिक यूजली कंटेम्प्रेरी टॉपिक, कोविड के बाद क्या हुआ, सडनली अगर मन करता है तो लिखती हूँ। मैं ज्यादातर नाटक लिखने की कोशिश नहीं करती, अगर रिक्वेस्ट आता है कि लिखो तब मैं लिखती हूँ। तो जैसे ये कैनवस लाफ कब में उन्होंने बोला कि मैम प्लीज आप लिखिए, हम चाहते हैं कि आपका प्रीमियर करे, आपका नाटक प्रीमियर करे। तो मेरा प्रीमियर हुआ था कैनवस लाफ क्लब में, अच्छा गया था, अच्छा गया था। तो ऐसे फिर ऐसे प्रीमियर कर लेती हूँ किसी किसी, बट आई डोंट कंसिडर क्या माई बात है, सेल्फ क्या बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने सुना कि आप तो एक्टिंग तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन आप अच्छा गाती भी है आप। सर मैं अच्छा गाती इतना नहीं हूँ, मैं पियानो वगैरह बजाती हूँ। मैं सुर में कभी कभी सुर मिला लेती हूँ, मगर मैं मैं अपने बाथरूम में कभी गा लेती हूँ, कभी बाहर गा लेती हूँ। मगर हाँ, एक एक टाइम में बहुत अच्छा गाती थी, और हमारे एक ग्रुप भी हुआ करता था जिसमें मैं कैपिटल सिटी मिन्स्ट्रल्स, मैं ज्यादातर वेस्टर्न वेस्टर्न क्वायर सिंगिंग हाँ, वही किया वही है, पर मैं आना चाह वेस्टर्न रहा, क्वायर। थोड़ा बहुत हाँ, आप अरे वाह सर, बहुत आपको मेरे बारे में काफ़ी जानकारी है, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने नहीं किसी को भी बताई नहीं है। नहीं नहीं तो नहीं नहीं, अब नहीं भी बता। लोग मुझे ना नाटककार से जानते हैं, म्यूज़िशियन से नहीं जानते हैं, मगर मैं एक्चुअली म्यूज़िशियन हूँ। फर्स्ट देखिए, ट्रेनिंग म्यूज़िक। मेरी पहली बात सुनिए। वो हाँ, नाटक और संगीत दोनों के एक बहुत जबरदस्त आपस में वो एक दोनों स्ट्रंग, दो छोर हैं इसके। और जरूरी है नाटक अगर आप करते हैं तो आपको म्यूजिक जानना जरूरी है। अगर आप म्यूजिक में हैं तो नाटक में रुचि रखना भी जरूरी है। खैर, जी। वो तो अलग बात है। पहले आप वो वेस्टर्न वाला थोड़ा बहुत सुनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। यू वांट मी टू सिंग राइट नाउ? या सर अभी हाँ, थोड़ा सा। सर मेरे को सुर कहीं हिले नहीं, आई विल ट्राई। अरे कुछ नहीं हिलेगा आप। सर ये मैं अपनी माँ को सुनाती थी, क्या बात है। जब उनको कैंसर हो गया था, तो रोज रात को ये वाला गाना सुनाती थी, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा टचिंग है। हम्म, हम्म, नन्ही कली सोने चली, हवा धीरे आना, लिए पंख भरे, झूला झूला जाना। बस इतना ही बोलूँगी सर, ये बहुत इमोशनल गाना है मेरे लिए, और वैसे ही मैं अपने पापा को भी सुनाती थी। वो एक्चुअली उनको मेरी सर मैं रो पड़ूँगी अब तो, मेरे को रोना आ जाता है। मेरी मम्मी को कैंसर था, बहुत तकलीफ में थी, तो रोज़ बोलती थी गाना सुनाओ और नन्ही कली सुनाओ। और मेरे फादर को मैं एक उनको भी ये लोरी सुनाती थी, क्योंकि मेरी मदर जब मरी, उसी समय मेरे फादर भी बीमार हो गए। तो आई लॉस्ट माय मदर व्हेन आई वाज़ 22 or 23, आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज़ 27, 28। सो आई यूज्ड टू सिंग हिम, सुरमई अखी सुरमई अखियों में नन्हा मुन्हा एक सपना दे जा रे,
सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया से उड़ के पाखी रे, सपनों में आ जा साथी रे, आरी रारू ओ आरी रू, आरी रारू ओ आरी रू। तो ये गाना मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि इसी को सुन के वो सो जाते थे क्या और बात है, मेरे क्या को बात उनके है। लिए माँ बाप बनना पड़ता था। क्या बात है। फिर हम नाटकों पर आते हैं, तो एक नाटक बनाने में कितना समय लगता है एवरेज में, कितना जी जी। सर अगर आप मैं मिनट्स में बोलती हूँ, अगर आपको 40 मिनट का नाटक चाहिए, 40 मिनट का नाटक करना है और मेरी तरह से करना है, तो मैं 2 हफ्ता या 2 हफ्ता 2.5 3 वीक्स एवरी डे, 40 या 50, मतलब 1 मिनट पर 1 मिनट, मतलब 40 डेज इज फाइन। 40 डेज में सोच लीजिए 5 डेज एक्टर्स नहीं आए, क्योंकि छुट्टी लेते हैं, 2 आवर्स ईच। और अगर ये 1.5 आवर्स प्ले हुआ या 2 घंटे का प्ले हुआ, तब मुझे 60 to 70 डेज लगता है, 60 to 70 डेज। क्योंकि सर मैं बहुत जल्दी काम करती हूँ, मतलब ब्लॉकिंग मेरा सुपर फास्ट लाइटनिंग, ये खड़े हो, यहाँ खड़े हो, वहां जाओ, यहाँ जाओ, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि मैं कर सकती हूँ। पहले बहुत टाइम लगता था ब्लॉकिंग समझने में, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से एंट्री है। अब मैं फट 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 खत्म। तो हाँ, 60 डेज आई कैन फिनिश, 60 से भी कम हो जाता है कभी कभी, 50 डेज ऑल्सो आई कैन डू। तो फिर मगर सर एवरेज 10 दिन में तो एक्टर छुट्टी, कितने शोज रहते एवरेज हैं में आपके? 2 महीना। सर मेरा एक्चुअली मैं अफोर्ड कर पाती हूँ एक ही, क्योंकि मैंने बोला ना आपको सर कि मेरे को एक नाटक में कम से कम 1.5 लाख रुपीज लग जाता है, 1.5 to 2 lakhs। तो दूसरे दिन भी ऑडिटोरियम आप बुक करोगे ना, एक दिन में आपको 2 दिन लेने पड़ेंगे ऑडिटोरियम के लिए, तो आपको खर्चा बहुत हो जाता है सर। मंडी हाउस में बोल रही हूँ, श्री राम सेंटर में। तो आपको मैं एक ही शो कर पाती हूँ, बिकॉज महंगा बहुत पड़ जाता है। मैं अपने पैसे से लगाती हूँ सर, मैं सारा अपना पैसा होता है, मैं किसी स्पॉन्सर से नहीं लेती, कुछ भी नहीं ले, मैं अपना ही पैसा डालती हूँ, तो कैसे जो ये कमाती हूँ ये उसमें डाल ये देती हूँ। ये बजट कैसे आप जनरेट करती हैं, किस तरह से मैनेज कर पाती हैं आप? सर एक्चुअली क्या है कि मेरे पास ना पहले क्या था कि मेरे पास बहुत सारा काम मिला फिल्म्स बनाने के लिए, ऑनलाइन फिल्म फॉर अ कंपनी। तो उसमें जो मिला मैंने पैसे निकाल लिए थे। जैसे मुझे 1.5 lakhs और समथिंग मिलता था, तो उसमें मैं 50-60 हजार रुपए निकाल के नाटक के लिए निकाल के रख दिया। हाँ, तो वो इकट्ठा करके 10 लाख तक था मेरे पास, 10 लाख तक मेरे को पता था, 10 लाख खत्म कर दूं। मैं थोड़ी रेकलेस भी हूँ, क्या है करना है, जब सर ओखली में डाल दिया तो पिसो, अच्छे से डालो अपने आप को। तो मैंने लास्ट ईयर बहुत बड़ा बजट रखा, और मैंने 5-6 नाटक किए, बैक टू बैक टू बैक टू बैक 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 बैक, और सारा पैसा खत्म। तो अब मैं एक थिएटर फेस्टिवल कर रही हूँ, तो वो अब जब उसके पैसे आएंगे फिर वो फिर से कर लेंगे, क्या कोई बात है, दिक्कत क्या नहीं है। बात है, बहुत बढ़िया। सर मैं तो थोड़ा जो सा रिस्क आपके टेकर, आई आर्टिस्ट एम अ हैं, जो रिस्क टेकर। आपके कैरेक्टर्स आते हैं, तो आपके काम से तो खैर वो संतुष्ट हैं ही, क्वालिटी ऑफ वर्क जो आपकी है, लेकिन साथ में जब उनको पैसा भी मिलता है, कुछ खाने को भी मिलता है, तो वो तो सर उनको एक्चुअली अभी पैसा नहीं मिल रहा है, मैं चाहती हूँ मैं दूंगी, मगर खाने को बहुत बढ़िया मिलेगा। आप बोलिए, आपको चिकन से लेकर, मटन से लेकर, फिश से लेकर, मतलब टॉप मोस्ट फूड, मैं मतलब खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती सर। मतलब उनको मैं भर पेट खिला के भेजती हूँ, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं। और फिर सर मगर मैं उनसे पैसे नहीं लेती, कई लोग पैसे लेते हैं ना वर्कशॉप लेके, मैं वो नहीं करती। मैं वर्कशॉप्स नहीं लेती, क्योंकि अब मैं उनको ऑडिशन करके लेती हूँ, ऑडिशन दो, और अगर आप अच्छे हो तो हो, मगर आपको अगर फिर भी मेरे साथ करना है तब आपको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तब आप, मगर वो भी मैं बहुत सोच समझ के ही करती हूँ। नहीं, खैर आपका तो इतना बहुत बड़ा अनुभव है इसमें, और आप यू नो हाउ टू मैनेज इट। आप इसको उस तरह से पूरा उसका प्लानिंग बनाती होंगी। तो जैसा आपने कहा कि आपने तो खुद कहा आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मैं चाहता हूं कि देखिए हमारे साथ बहुत विद्वान व्यक्ति जुड़े हैं। वंदना वाजपेयी जी हैं, डॉक्टर प्रतिभा जैन हैं, कुसुम डोगरा जी हैं, सरोजनी कौशिक जी हैं, राधा शर्मा जी, बहुत सारे मित्र हमारे जो लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे साथ जुड़ी हैं, जो नाटकों से भी जुड़े हैं। तो आपसे वो कुछ सुनना चाहते हैं, आप
कोई एक नाटक का पीस विद थोड़ा सा वो आप जैसे रेडियो के लिए रिकॉर्ड कर रही हैं जी। ओके, आई एम लिटिल वरीड बट मैं आपको थोड़ा-सा संक्षेप में बता देती हूँ। इट्स इन इंग्लिश। उसमें ग्लास मेनाजरी में लास्ट सीन है, द सन टॉम। सन टॉम एक पोएट है और वो घर छोड़ के जा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो झेल नहीं सकता। अपनी माँ को नहीं झेल सकता, अपनी बहन को नहीं झेल सकता, उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। And he's fed up. He's fed up, sir, fed up. He doesn't want to be there. But he doesn't want to leave his sister because his sister is crippled. His mother is dependent on him. So he, in the last scene, he leaves. He has to leave. So he says, I didn't go to the moon. I went much, much further. For me, time is the longest distance between two places. Not long after that, I was fired for writing a poem on the lid of a shoebox. I left St. Louis. I descended on the steps of this fire escape for the last time and followed from there on my father's footsteps, attempting to find in motion what was lost in space. I traveled around a great deal. The city swept around me like dead leaves, leaves that were brightly colored but were torn away from the branches. I would have stopped, but I was pursued by something. It always came up back upon me like universe. It came upon me like surprise. Perhaps I'm walking down a street at night in some strange city and I have found companions. I pass the lighted window of a shop where perfume is sold. Tiny, tiny, tiny pieces of glass. I pass the lighted window of a shop where perfume is sold and tiny transparent bottles in delicate bottle colors. Then all of a sudden, my sister, my sister touches my shoulder. Oh, Laura, 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 Laura. I had to leave you behind me. I had to. But I'm more faithful than I wanted to be. I reach for something. I cross the street. I run into the movies or the bar. I buy I buy a drink. I speak to the nearest stranger. Anything, anything that can blow out your candles, Laura. The world is lit by lightning. Blow out your candle, Laura. Blow out. And so goodbye. वाह वाह वाह, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए एक नाटक कलाकार की तो यही विशेषताएं होती है। तो कभी-कभी क्या लगा आपको कि जो नाटक आपने तैयार किया है कि आपके मन के मुताबिक नहीं हो पाया है? Sometimes you have observed that also? Yeah, sir, I have. I would have liked to do things slightly better, not in a rush, because I was rushed by the people, not by the circumstances. क्योंकि मुझे लगा नहीं मुझे नाटक करना है, मुझे मेरे पास वो नहीं होता पैसे देके इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए, उनके लिए कुछ करना ही है। वो होता है ना सर, हर नाटक ग्रुप में होता है, वो पैसे देते हैं, आ जाते हैं, फिर कहते हैं नाटक करो, नाटक करो, नाटक करो। सर ऐसा नहीं करना चाहिए, मज़ा चला जाता है। जैसे असगर वजाहत जी का प्ले था, गांधी एंड गोडसे, क्या प्ले है? उसके लिए आपने जस्टिस ही नहीं दिया, आपने उसको कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। मेरे को उसके लिए बहुत बुरा लगता है कि मैंने उसको अच्छा सा नहीं किया, उसको रिकॉर्डिंग नहीं की, उसको अच्छे से उनको नहीं बुलाया, वो सब थोड़ा-सा लगता है। वो प्ले अच्छा के लिए बहुत बुरा लगता है। अच्छा, अभी आपके प्रपोज़ल में कोई ऐसा नाटक है कि आप सोच रहे हैं कि ये मैं नाटक करना चाहती हूँ, अपने जो मेरा ऑडियंस है उनके सामने मैं इसको प्रेज़ेंट करना चाहती हूँ, जो अभी तक आप को लग रहा है कि अभी तक आप नहीं कर पाई? सर एक्चुअली वैसा तो मेरा प्लान फॉर दिस ईयर हैज नॉट बीन लाइक, एक दो मैं नाटक पढ़ रही हूँ मगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मेरा ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है फॉर द फेस्टिवल के बाद ही मैं सोच पाऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। I've got like 40 people, 45 people who want to join me, but I can't handle 45 people. It'll be too much. तो मुझे उनको वेट आउट करके देखना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज एवरी डे आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम पीपल सेइंग हमें जुड़ना है, तो मैं किसी को मना भी नहीं कर पाती। मेरे लिए बहुत बुरा प्रॉब्लम, आई कांट से नो।
मुझे बहुत बुरा लगता है नो बोलना। मैं भी तो किसी के लिए मतलब किसी के साथ जुड़ना चाहती थी, तो उनको मिलके सर वो दिसंबर में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, मेरा पर्पल अम्ब्रेला फेस्टिवल बहुत बड़ा है, वो खत्म हो जाए, फिर उन सबको मिलके देखूंगी और फिर ही मैं कुछ लॉन्च करूंगी। पहले अच्छा, देखूंगी कि यूथ को आप क्या कहना चाहते हैं कि वो भी थिएटर के साथ जुड़े, थिएटर को अपना पैशन के साथ साथ एक प्रोफेशन भी बनाए इसको, ताकि और डेडिकेटेड वे में पूरा डेडिकेशन के साथ वो थिएटर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सर मैं एक ही लफ्ज बोलूंगी, जमे रहो, डटे रहो, जमे रहो। मुश्किल होगा, लोग आपसे पूछेंगे क्यों कर रही हो, किस लिए कर रही हो, सब पेरेंट्स के सपोर्टिव नहीं होते हैं। मेरा तो हालात आप सोचो कि मेरे दोनों माँ बाप, मेरे माँ बाप गुजर गए, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे। आप ये मत सोचिए कि मेरे को कॉन्टैक्ट्स मिला, मेरे पापा तो कुछ, मैंने बोला ना, फ्रीडम फाइटर, कोई कोई कॉन्टैक्ट कुछ नहीं। तो उसमें भी मैं डटी रही। तो आप डटे रहो, 1 रुपए आए, 2 रुपए आए, 3 रुपए आए, 4 रुपए, 2 रुपए आएंगे, उसमें से 1 रुपए खर्चा करो, 1 रुपए बचा लो, या 50 पैसे बचा लो, ताकि वो 50 पैसे आपके दुख के दिन आएंगे। तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल ही मतलब हिम्मत रखनी पड़ेगी करने के लिए, और करे रहो, करते रहो, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्या बात, होना ही क्या चाहिए, बात, क्यों क्या नहीं बात है। चाहिए। अब देखिए 1 घंटा हो गया, बातचीत करने में समय का पता ही नहीं चला। गौरी जी, आपको लग रहा है कि कोई ऐसी बात जो अभी आपने कही नहीं और इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच के माध्यम से आप कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि इस थिएटर के लिए, आजकल के दौर के लिए ना, थोड़ा विजिबिलिटी होना जरूरी है, मतलब इनविजिबल मत रहना। खैर मैं इनविजिबल रहकर भी मैं विजिबल हो जाती हूँ, लकीली भगवान की दया से लोग मुझे पहचान लेते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। मगर आप लोगों को प्लीज थोड़ा नए जनरेशन को सोशल मीडिया का वो लो। और दूसरी बात, आपसे जो बड़े हैं, मतलब मेरे से भी जो बड़े हैं या आपसे भी, उनसे थोड़ा सीखो। गूगल आंटी से मत सीख लो सब कुछ, गूगल आंटी पूरा नहीं बता पाएगी आपको। अच्छा है ये। आप, गुड। हाँ, ये गूगल आंटी, हमने गूगल आंटी से पढ़ लिया। और किताबें पढ़ो, किताबों को छू के पढ़ो। उसको जितना आप किताब पढ़ोगे उतना आप नॉलेज सीखोगे। ये तीन ही चीज बोलूंगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस बीच में हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़े रहे, उनके लिए कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? मतलब मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरा 1 घंटे मेरा चपर 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 सुना। बट आई एम रियली डिलाइटेड। एंड उपेंद्र नाथ जी ने मुझे बुलाया, आप इतने बड़े खुद के, इतने उन्होंने बहुत अच्छा प्ले लिखा है और मैंने सुना भी उसको। एंड खैर यू नो, आई रियली वांट टू डू योर प्ले जस्टिस आल्सो। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई सिंसियरली फील कि आप लोगों ने, आपने मेरे को ये मंच दिया बोलने का और सुनने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए आप जैसी पर्सनैलिटीज़ को, आप जैसे व्यक्तित्व को मैं अपने मंच के साथ ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ, ताकि इसी बहाने मेरे जो मित्र हैं, जो लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, तो उनसे भी संपर्क बना रहे और वे भी हमारे इस मंच के साथ जुड़े रहें। गौरी नीलकंठन मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा। बेबाकी से आपने बहुत सारी बातें बताई और ऐसा नहीं कि ऐसा लगा कि कोई बात कहने में आप संकोच कर रही हैं। बहुत खुले मन से आपने बहुत बताया और ख़ास करके जहाँ से आपने अपने ज़िंदगी और थिएटर की शुरुआत की और वर्तमान तक, प्रेज़ेंट तक आपने जितने भी हर्डल्स देखे, उतार-चढ़ाव देखे, उनको पार करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि गौरी नीलकंठन मेहता आजकल थिएटर की दुनिया में एक बहुत अच्छी हस्ती है, बहुत अच्छे हस्ताक्षर है। मैं सर आपको एक ही लाइन बोलूंगी, इफ यू डोंट माइंड, वन लाइन। जो आप मेरा सक्सेस देखते हो, उसके बिहाइंड 99 फेलियर है, और एक सक्सेस देखते हो, तो आप ये सोचिए कि मेरे पीछे बहुत सारे फेलियर्स हैं। और इसीलिए मैं इतने खुले से बोल पाती हूँ, क्योंकि फेलियर ही सक्सेस लाएगा, यही। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम अपने मित्रों से अब अलविदा करते हैं, बहुत लेते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। गौरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। मित्रों, आज विशिष्ट व्यक्तित्व कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ
गौरी जी थी, जुड़ी थी, गौरी नीलकंठन मेहता जी, जो सुपरिचित थिएटर निर्देशक हैं, रंगकर्मी हैं, और उनकी बातें हमने सुन ली। और इसके साथ ही अब हम आज के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए, नमस्कार।